हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक लेते हैं इकोलॉजी। व्हाट इज़ इकोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। ये होम ऑफ नेचर की स्टडी है। इकोलॉजी का जो मीनिंग है वो शॉर्ट फॉर्म ओइकोस मीनिंग होम और प्लेस टू लिव इन एंड लॉगस मीनिंग स्टडी। ठीक है, जो इकोलॉजी का मेन डेफिनीशन है, जैसे कि एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। तो ये रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और एक दूसरे के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट होता है उससे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर इन्वायरमेंट के बीच रिलेशनशिप होता है। इट डील्स विद हाउ देयर इन्वायरमेंट मोल्ड्स ऑर्गेनिजम्स and how they use environmental resources including energy flow and mineral cycling। तो इसका मतलब है ये इकोलॉजी जो डील करता है कि कैसे उनका जो इन्वायरमेंट है वो मोड करता है ऑर्गेनिजम्स को और कैसे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को, जैसे कि एनर्जी फ्लो और मिनरल साइकिल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। ये इकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के रेयर केसेस है, बट मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। रूट्स ऑफ इकोलॉजी लाई इन नेचुरल हिस्ट्री। जो रूट्स है इकोलॉजी के वो नेचुरल हिस्ट्री में लाई करते हैं, विच इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। जैसे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ वैसे ही इकोलॉजी भी एक नेचुरल हिस्ट्री को लाई करता है। सिंस अर्ली हिस्ट्री मैन हैज इंडल्ज्ड इन इकोलॉजी प्रैक्टिकली, नोविंगली एंड अननोविंगली। सभी तरीके से जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो अर्ली हिस्ट्री है, वो मैन के साथ इंडल्ज करती है। इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एवरी इंडिविजुअल वॉज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ हिज इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल, दैट इज़ अबाउट द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड हिम और हर। ठीक है, तो नेक्स्ट है द वैदिक पीरियड्स। क्लासिकल टेक्स्ट सच एज द वेदास, संहितास, ब्रह्मणास एंड आरण्यका उपनिषद कंटेन मेनी रेफरेंसेस टू इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट से रिलेटेड ये सारे वैदिक पीरियड्स के दौरान जो ड्यूरेशन में जो क्लासिकल टेक्स्ट थे, जैसे वेदास, संहितास, ब्रह्मणास एंड आरण्यक, तो बहुत सारे रेफरेंसेस जो हैं कंटेन करता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो द इंडियन ट्रीटाइज ऑन मेडिसिन के ऊपर जैसे चरक संहिता एंड द सर्जिकल टेक्स्ट और सुश्रुत संहिता, सो दैट पीपल अंडरस्टूड प्लांट एंड एनिमल इकोलॉजी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उस पीरियड में जो चरक संहिता था, ठीक है, मेडिसिन के लिए, सर्जिकल टेक्स्ट सुश्रुत संहिता जो था, तो वो जो है जो एनिमल और प्लांट की इकोलॉजी थी उस ड्यूरेशन में वो अंडरस्टूड होती थी इन्हीं चीज़ों से। ठीक है, इन टेक्स्ट से रिलेटेड। दिस टेक्स्ट कंटेन species classification based on habit and habitat, land in terms of nature of the soil, climate and vegetation, and description of plants typical to various localities। तो very easy है। ठीक है, नेक्स्ट है चरक संहिता contains information that air, land, water and seasons were indispensable for life। बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हैं, बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं लाइफ के लिए। ठीक है, and that polluted air and water were injurious to health। पोल्यूटेड वाटर और कंटामिनेटेड जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं, इंजरियस हैं हेल्थ के लिए। ठीक है, और कंपोनेंट हैं इकोलॉजी के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट जो है वो डिफाइन करता है कि टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं उनके जो सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है और एक ऑर्गेनिजम्स के जो सराउंडिंग में, मान लो कि सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग में उसका इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो जो है किससे किससे इंटरेक्ट होता है या किससे किससे अफेक्ट होता है, लिविंग से, नॉन लिविंग कंपोनेंट से। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन द अदर organism and environment for food, energy, water, oxygen, shelter and अदर नीड्स। तो यहाँ सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसेंशियल
जो कंपोनेंट्स है वो जैसे फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम और इकोलॉजी। ठीक है। इन्वायरमेंट का जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं क्या है कि रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स। इट कंप्राइजेज बोथ लिविंग को मतलब मीन्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं कि लिविंग फैक्टर्स लाइक एनिमल एंड प्लांट्स। एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो ये है बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स किसे अफेक्ट करते हैं? जो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर्स जैसे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, वाटर, सॉइल पीएच एंड मिनरल कंटेंट, गैसेस। लिविंग जो बायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे प्रेडेशन और फूड अवेलेबिलिटी, कंपटीशन, डिजीजेज। तो ये हम जो डिटेल है इनकी वो आगे चल के देखेंगे। ठीक है, आगे लेक्चर में। कंपोनेंट्स यहाँ पर जैसे कि इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी है, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम। बायोटिक का जो एनिमल और प्लांट्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, सिम्बायोन्ट्स हैं, एनिमल्स, मैन्स, ये सारे जो हैं बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन इन इकोलॉजी। डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी में जो है वो क्या क्या हैं? मेन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी आर सिक्स इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इनिशियल में इसे क्रोनोलॉजिकली आप याद कर लेने। ठीक है। इसे रटना ही है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूपीएससी काफ़ी बार पूछ चुका है। तो इसका जो क्रोनोलॉजी है जैसे कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। मीन्स ये है कि जो इंडिविजुअल है वो वेरी शॉर्ट है, देन उससे बड़ा जो है पॉपुलेशन है, मीन्स कि मोर देन वन कम्युनिटी, वन इंडिविजुअल लिविंग विद ईच अदर। ठीक है। और कम्युनिटी उससे बड़ा जो है कि मतलब लिविंग और नॉन लिविंग जो भी है। ठीक है। इकोसिस्टम में जो सारे होते हैं उससे बड़ा जो है बायोम है, और सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर मिला के सबको मीन्स सब मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैसे उनकी डिटेलिंग देखें कि इंडिविजुअल क्या है। ठीक है। एक मिनट जूम कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल क्या है कि ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इट मे बी अ प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम, फंगाई एटसेट्रा. It is a body made up of organs, organelles or other parts that work together to carry out various life processes. Individual means only single individual, single organism live in a habitat. ठीक है। उससे जैसे कि नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ सेम स्पीसीज occupying a defined area during a specific time. The population growth rate is the percentage variation between the number of individuals in a population at two different times. हाँ ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशंस जो है वो टू डिफरेंट टाइम्स में, ये याद रखिएगा, टू डिफरेंट टाइम्स में वो जो है पॉसिबल होता है पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है। तो वन मोर देन वन जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग टुगेदर होते हैं। ठीक है। इसमें तो मेन फैक्टर्स दैट मेक पॉपुलेशन इंक्रीज आर बर्थ एंड इमिग्रेशन। ठीक है। तो ये फैक्टर जो है मेन फैक्टर याद रखिएगा कि बर्थ एंड इमिग्रेशन वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मेन फैक्टर दैट मेक द पॉपुलेशन डिक्रीजेज आर डेथ एंड इमिग्रेशन। ये जो है ये फैक्टर क्या है? मेन फैक्टर जो पॉपुलेशन डिक्रीज के डेथ एंड इमिग्रेशन और इंक्रीज के बर्थ एंड इमिग्रेशन। तो आई और ई से याद रखिएगा। ठीक है। The main limiting factors for the growth of a population are biotic and abiotic. ये तो पढ़ चुके हैं। Population density is the relation between the number of individuals of a population and area that occupy. ठीक है। तो ये population के context में आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है कि if we look around ourselves we will notice that plants and animals seldom अकर बाय देमसेल्व्स। मीन्स प्लांट एंड एनिमल जो है वो साथ साथ रहते हैं, अकर करते हैं हमारे जो सराउंडिंग है। ठीक है। द रीज़न फॉर दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस टू सर्वाइव इंडिविजुअल्स ऑफ एनी वन स्पीसीज
depend on individuals of different species with which they actively interact in several ways. जैसे कि एनिमल्स रिक्वायर प्लांट्स फॉर फूड एंड ट्रीज फॉर शेल्टर, ठीक है। एनिमल्स जिनकी ज़रूरत होती है प्लांट्स की फॉर फूड, फूड के लिए, ठीक है। प्लांट जो है फूड के लिए रिक्वायर ज़रूरत होते हैं, और ट्रीज जो है शेल्टर, जो कि वहाँ पर उसके छाया से हम लोग जैसे कि जाते हैं कोई बेयर जो डेजर्ट है वहाँ पर एक ट्री मिल गया तो वहाँ पर शेड करने के लिए हम लोग वहाँ पर अपना हैबिटाट बना लेते हैं, ठीक है। और प्लांट्स रिक्वायर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप ये जानते हैं प्लांट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलिनेशन करने में भी, सीड डिस्पर्सल की वन प्लेस टू अनदर, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। कम्युनिटीज़ इन मोस्ट इंस्टांसेस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म स्पीसीज, ठीक है। ये याद रखिएगा। अ ग्रास लैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाई ग्रासेस, ये है ना, dominated by grasses. Through it may contain herbs, shrubs, trees and associated animals of different species. A community is not fixed or rigid. Communities may be large or small. तो community large भी हो सकती है और small भी हो सकती है, ठीक है। But more than one population, ठीक है। इंडिविजुअल क्या था, इंडिविजुअल था ओनली सिंगल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या था, पॉपुलेशन था टू और मोर इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर, ठीक है। कम्युनिटी जो है टू और मोर पॉपुलेशन लिव विद ईच अदर, ओके, ऑन इन डिफरेंट हैबिटाट्स, ठीक है, डिफरेंट टू हैबिटाट्स, ओके। सो आगे चल के हम एक क्वेश्चन भी इसके टर्म्स में फ्रेम करेंगे, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि पॉपुलेशन जो है वो टू डिफरेंट हैबिटाट्स में नहीं, बट कम्युनिटी जो है टू डिफरेंट हैबिटाट्स में लिविंग करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, जो कि टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे मेजर और माइनर कम्युनिटीज़। मेजर और माइनर कम्युनिटीज़ क्या है कि देयर आर लार्ज साइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। दे डिपेंड ओनली ऑन द सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है, पता है कि मेजर कम्युनिटीज़ क्या होती है, जैसे मान लो कि ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है और यहाँ पर जो है बहुत सारे बहुत लंबे लंबे ट्री हैं, ठीक है। ये ट्री जो है डिपेंड होता है किससे, वो एक्सटर्नल एनर्जी मींस जो आने वाली सन की एनर्जी है उस पर डिपेंड होते हैं, ना कि जो इनके बीच में जैसे श्रब्स होते हैं, ठीक है, और बुशेस होती हैं, इन पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है वो मेजर कम्युनिटीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। माइनर कम्युनिटी दीज आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़। तो बहुत सारी जो है ये कम्युनिटी, जैसे कि लॉन्ग ट्रीज़ हैं, ठीक है, इनके बीच में जो है श्रब्स वगैरह होते हैं, तो ये जो है डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरे जो अपनी नेबरिंग ट्रीज़ होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, उन पर डिपेंड होते हैं, तो वो होते हैं माइनर कम्युनिटीज़, ठीक है। एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज़। दे आर सेकेंडरी aggregations within a major community and are not therefore completely independent units as far as energy and nutrient dynamics are concerned। वही सेम थिंग की मीन्स की, जैसे कि अर्थ है या फिर मून है, जो कि किससे लाइट लेते हैं, हम सन से लेते हैं, तो ये हमारा हो गया मेजर। और जो मीन्स की अर्थ जो है सन से जो रेडिएशन लेती है, जैसे कि तभी चमकती है ना, तभी सनशाइन करती है, वैसे। और जो है जो मून है हमारा, वो क्या है, वो माइनर कम्युनिटी है, जैसे कि वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है रेडिएशन, तो अर्थ से इसे क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेजर और माइनर कम्युनिटीज़ हैं। एग्जांपल जैसे कि माइनर कम्युनिटी का अ मैट ऑफ लीचेन ऑन अ काउ डंग पैड, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। स्ट्रक्चर कैसी होती है कम्युनिटी की, कि इन ए कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन वेरी ग्रेटली, ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी वेरी करती है। अ कम्युनिटी में हैव वन और सेवरल स्पीसीज। द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन द कम्युनिटी। द कम्युनिटीज कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न इज टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चर reflected in roles played by the various populations, their range, the type of area they inhabit, the diversity of species in community and the spectrum of interactions between them। तो वही चीज़ है कि स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है कि वन और मोर नॉन
डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट जो वेरिएशन होते हैं स्पीसीज़ के, नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ में, ठीक है। तो वो जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स के जो कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन मिलते हैं, तो वही स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम जो है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन है कि डेफिनेशन नहीं, उसे डिफाइन करता है इकोसिस्टम को कि एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। जैसे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट भी है बायोस्फीयर का, कंसिस्टिंग ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन देम। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सॉइल एंड पीपल। तो यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग बोथ इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ये याद रखिएगा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बायोस्फीयर में करते हैं, ठीक है, कंसिस्ट करते हैं। इकोसिस्टम्स वेरी ग्रेटली इन साइज एंड एलिमेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा वेरी भी करते हैं साइज और एलिमेंट्स में। कहीं छोटी कम्युनिटी के लोग, कहीं छोटी कम्युनिटी है, कहीं बड़ी कम्युनिटी है। जैसे मान लो कि बहुत सारे आप देखते होंगे अपने सराउंडिंग में कि गांव का एरिया और जो हमारा अर्बन एरिया है और रूरल एरिया, जो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कहीं छोटे छोटे विलेज हैं, कहीं बड़ा भी विलेज हो सकता है, ठीक है। उसे जो कैंटनमेंट बोर्ड में देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन जोन होता है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया होता है और कहीं छोटा भी एरिया होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम्स वेरी ग्रेटली इन साइज एंड एलिमेंट्स बट इज अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर। बट हमेशा याद रखिएगा कि वो फंक्शन जरूर करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग दैट लाइव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पीसीज एंड elements that are also part of that ecological community. If one part of an ecosystem is damaged or disappears, it has an impact on everything else. तो अगर एक इकोसिस्टम डैमेज होता है तो वो सब के ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर जैसे कि मान लो अंटार्कटिका में कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो दुनिया में सारी जगह पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का सभी जगह बढ़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आइस जो है पिघलने लगेगी तो वहाँ पर जो ओशियंस हैं वो भी क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे, उनका लेवल जो है सरफेस लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन एन इकोसिस्टम इज हेल्दी, when an ecosystem is healthy, that is sustainable, all the elements live in balance and are capable of reproducing themselves. An ecosystem can be as small as a single tree or a large as an entire forest. तो वो का जो इकोसिस्टम है वो सिंगल ट्री, जैसे मान लो कि एक डेजर्ट है, डेजर्ट में एक ओनली सिंगल ट्री है तो वो भी एक इकोसिस्टम है, और जो है पूरा इंटायर फॉरेस्ट भी हो सकता है, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के कंपोनेंट, जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एनर्जी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, जैसे कि डेट्रीवोरस, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में माइक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर जैसे हर्बिवोर्स लाइक कैटल और बुफैलो, ओके, ऐसे। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस। माइक्रो कंज्यूमर जैसे सैप्रोट्रॉप्स होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़। तो यहाँ पर हमारा ये है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर वो है बायोम है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो लेवल है हमारा बायोम। द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम्स। जैसे कि टेरेस्ट्रियल पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, जो बड़ा बायोम क्या है, बहुत लार्ज एरिया में फैला होता है। बायोस्फीयर के एक टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, बायोस्फीयर का एक बड़ा टेरेस्ट्रियल पार्ट है, उसे हम बोलते हैं, वो इनॉर्मस रीजन में इनविजिबल होता है, विजिबल होता है, ठीक है, दिखता है, वो डिविजिबल होता है या डिवाइड होता है, तो उसे हम बायोम कहते हैं। which are characterized by climate, vegetation, animal life and general soil type. No two biomes are alike. कोई दो बायोम्स जो हैं वो बराबर नहीं होते, कोई स्मॉल होगा, कोई बड़ा होगा, कोई माउंटेनस होगा, कोई प्लेन एरिया होगा, ठीक है। तो वहाँ के जो बायोम्स होते हैं
वो जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये याद रखिएगा कि बायोम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, इसी बेसिस पर जो है हम बायोम्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि रेन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, टाइगा फॉरेस्ट जो जिसे बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बायोम्स को हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि बायोम, जैसे टुंड्रा बायोम क्या है, ये जो है टुंड्रा बायोम है, ठीक है। टुंड्रा बायोम जो है वो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ जो पोल्स हैं वहाँ पर टुंड्रा बायोम पाए जाते हैं, ठीक है। और बोरियल जो टाइगा फॉरेस्ट होते हैं उन्हें बोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है कि नॉर्दर्न, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप में, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, मॉडरेट टेम्परेचर दैन द टुंड्रा। वहाँ पर जो टुंड्रा का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, -10 डिग्री से भी ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ से जो मॉडरेट टेम्परेचर है, टुंड्रा से मॉडरेट टेम्परेचर होता है किसका, बोरियल फॉरेस्ट या फिर टाइगा फॉरेस्ट को कहते हैं, ठीक है। द डोमिनेटिंग वेजिटेशन इज कॉनिफेरस एवरग्रीन मोस्टली स्प्रूस विद सम पाइन एंड फर। ये जो है टाइगा जो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं उनके जो ट्रीज़ के नेम है, ठीक है। फाउना कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड्स, हॉक्स, फर बियरिंग कार्निवोर्स, लिटिल मिंक, एल्क्स, पूमा, साइबेरियन टाइगर, वुल्वरिन, वुल्व्स एट्सेट्रा। तो ये टुंड्रा बायोम के जो फाउना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो इसी बायोम का जो पार्ट है वो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक प्रोडक्टिव या फिर ग्रोइंग क्रॉप ग्रोइंग एरिया होता है एक टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, और बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिशियस भी होता है, ठीक है। एक्सटेंड्स ओवर सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, इस इन कंट्रीज़ में फैला हुआ है, ठीक है। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, जैसे मान लो कि ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिकल एरिया, इसके ट्रॉपिकल एरिया के अबव जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर एंड एबंडेंट रेनफॉल, मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी होती है। दीज आर जनरली द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, ये याद रखिएगा। द फ्लोरा इंक्लूड्स ट्रीज़ लाइक बीच, ओक, मैपल एंड चेरी। तो ये ट्रीज़ जो है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट के जो ये ट्रीज हैं याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स आर द फैमिलियर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, दोनों टाइप के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरियाज इन द इक्वेटोरियल रीजन्स विच इज अबाउंड विद लाइव टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट covers about 7% of the Earth's surface and 40% of the world's plant and animal species, ठीक है। मल्टीपल स्टोरीज ऑफ ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज स्पीसीज आर इन द अबंडेंस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो वहाँ पर बहुत सारा प्रेसिपिटेशन, कहते हैं ना टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पर डिवाइड करते हैं बायोम्स को, ठीक है। तो वहाँ जो है ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर भी और तो प्रेसिपिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है जो ट्रीज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव तो होंगे। बट यहाँ पर क्या है, मल्टीपल स्टोरेज बोर्ड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज होंगे कि अपनी पत्तियाँ कभी इनमें सेट नहीं होती हैं, ठीक है। तो मोस्ट एनिमल्स एंड एपिफाइटिक प्लांट्स एंड एपिफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं कि जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ से, एपिफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, ये मान लो मेन ट्री है और इसके ऊपर जो है अदर ट्री जो है इस पर डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते थे एपिफाइटिक ट्रीज, ठीक है। एपिफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। कंसनट्रेटेड इन द कैनोपी और ट्री टॉप जोन्स, तो वहाँ पर जो है ये एपिफाइटिक प्लांट्स जो हैं कैनोपी में लगे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाना ट्रॉपिकल रीजन। ये हमारा सवाना, जैसे यहाँ पर सवाना ग्रासलैंड ये है, ठीक है। ये स्टेप्स है, ये प्रेरी है, ठीक है। ये पंपस है, वेल्ड, और ये पंपस ये भी है सवाना ग्रासलैंड जो है इक्वेटोरियल रीजन में होता है, ठीक है। सवाना इज मोस्ट एक्सटेंसिव इन अफ्रीका, ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स। द फाउना इंक्लूड्स अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर्स एंड बाउलर
browsers such as antelopes, buffaloes, zebras, elephants, and rhinoceros. The carnivores include lion, cheetah, hyena, and mongoose, and many rodents. तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। यहाँ देख सकते हैं ये ग्रासेस हैं, ये ग्रासलैंड है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन एट्सेट्रा डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस। नॉर्थ अमेरिका में जैसे कि प्रेरी, ठीक है। साउथ अमेरिका में लाइक पम्पास एंड एंड इन सेंट्रल एशिया में जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ये है, यहाँ पर स्टेप्स ग्रासेस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। Grasses dominate the vegetation. The fauna include large herbivores like bison, antelope, cattle, rodents, prairie dog, wolves, and a rich and diverse array of ground nesting birds. ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है, नेक्स्ट हमारा जो बायोम का पार्ट वो डेजर्ट है। कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स विद वेरी लो एंड स्पोरेडिक रेनफॉल विद लो ह्यूमिडिटी। द डेज आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर कोल्ड। ये चीज़ इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा खास होती है, ठीक है। ये डेज बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं बट नाइट क्या है, बहुत कोल्ड होती है। द फ्लोरा इज ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन सच एज कैक्टस, यूफोर्बियास एंड सेज ब्रुश। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कैक्टाई और जो बबूल वगैरह होते हैं ना, जो अकेशिया बोलते हैं उन्हें, वो डेजर्ट के मेन फ्लोरा के पार्ट में आते हैं। फौना क्या है, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स और बर्ड्स भी आते हैं इसमें, ठीक है, डेजर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या है, वही इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म, दो बार लिख गया, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट विद इन एन इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट, ठीक है। एक इकोसिस्टम क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ द इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। इन्वायरमेंट एक ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स होता है, उसे इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन जो है, सिंपल डिफरेंस जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैसे कि इकोटोन। इकोटोन क्या है, एक लेवल है, ठीक है। एक इकोटोन क्या होता है कि जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स के बीच जो है इकोटोन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंग्रोव्स फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, और ग्रास लैंड, एस्टरी एंड रिवर बैंक, इनके बीच जो है वो इकोटोन बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो कि ये जो है ये हमारा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है और ये टेरेस्ट्रियल, तो इसके बीच के जो इसका बीच का जो पार्ट है ये चीज़ जो है ये हो गया हमारा इकोटोन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोटोन के, इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड। नैरो भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा वाइड भी हो सकता है। इट हैज़ द कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम्स, हेंस इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन। टेंशन का एक जोन होता है, ठीक है। तो इधर भी जैसे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसके बीच का जो पार्ट होता है वो इकोटोन हो गया। इट इज़ लीनियर एज इट शोज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीसीज composition of one incoming community and a simultaneous decrease in species of the other ongoing adjoining community. Well-developed ecotones contain some organisms which are entirely different from that of the adjoining communities. Sometimes the number of species and the population density of some species is much greater in this zone that either community. This is called edge effect. तो edge effect समझे क्या होता है, जैसे कि एक टेरेस्ट्रियल है और एक जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इनके बीच में जो है इस ट्रांजिशन जोन को हम बोलते हैं क्या, इकोटोन। अब इकोटोन इनके बीच में जो है कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे जो है ऑर्गेनिजम्स जो मतलब स्पीसीज़ होते हैं, ठीक है, स्पीसीज़ लाई करते हैं। तो इनके स्पीसीज़ लाई करने की जो एज होता है, जैसे इकोटोन, ये इकोटोन है और इनके बीच में एक बहुत सारे एक प्लेस है और वहाँ बहुत सारी स्पीसीज़ लाई करते हैं, ठीक है। तो उस लाई करने के पार्ट को बोलते हैं, उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं, मींस कि वो एक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, कि बहुत सारे स्पीसीज जो है लाई करते हैं, तो उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं एज इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एज इफ़ेक्ट वही होता है कि जो दो या दो से अधिक, जो टू और मोर देन टू जो इकोसिस्टम होते हैं उनके बीच जो लाई करता है बहुत सारे स्पीसीज़ का एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं एज इफ़ेक्ट, ठीक है, उस इफ़ेक्ट बोलते हैं एज इफ़ेक्ट। नेक्स्ट जैसे the organisms which occur primarily or most abundantly in this zone are known as edge effect। तो वही चीज़ है, ठीक है, organisms which occur
प्राइमरली और मोस्ट एबंडेंटली, बहुत ज़्यादा एबंडेंट फॉर्म में होते हैं स्पीसीज, ठीक है। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड जो है उसमें जैसे कि बैठे होते हैं ना ट्री, और एक कोई पॉन्ड है, उसके बगल में जो है एक ट्री लगा है, उसमें बहुत सारे जो है बर्ड्स भी हैं, तो वहाँ स्पीसीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वो बर्ड्स जो हैं वो एज इफेक्ट का वर्क करेंगे, एज इफेक्ट का वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल, बर्ड्स डेंसिटी इज ग्रेटर इन द मिक्स्ड हैबिtat ऑफ द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। या फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में देख सकते हो कि ट्री होते हैं, तो ट्री में बहुत सारे जो है बर्ड इनहैबिट करते हैं, ठीक है, अपने हैबिटाट बना के रखते हैं। और ग्रास जो है डेजर्ट में ग्रासेस होते हैं, उनके बीच में जो वो इफेक्ट होता है उसे एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इकोलॉजिकल नीचे ये इकोलॉजिकल नीचे क्या है कि नीचे इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल, ये चीज़ याद रखिएगा, यूनिक फंक्शनल रोल है। और प्लेस ऑफ अ स्पीसीज़ इन एन इकोसिस्टम, एक यूनिक फंक्शनल रोल है जो कि एक स्पीसीज़ या एक ऑर्गेनिज्म वो अपने हैबिटाट को बना के रखता है, और उसका वो वहाँ पर जो फंक्शनल रोल है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है उसका, ठीक है। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट स्पीसीज नीड्स टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो वहीं पर जो है रिप्रोड्यूस भी करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी वहीं पर करता है। तो उस जो स्पेसिफिक एक यूनिक प्लेस होता है उसे इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अ नीश इज यूनिक फॉर अ स्पीसीज विच मीन्स नो टू स्पीसीज हैव आइडेंटिकल नीचे। तो आइडेंटिकल नीचे जो हैं वो दो स्पीसीज़ के एक आइडेंटिकल नीचे नहीं हो सकते, अलग अलग टाइप के नीसेज होंगे, ठीक है। नीचे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इफ़ वी हैव टू कंजर्व स्पीसीज इन its native habitat, we know the niche requirements of the species and ensure that all requirements of its niche are fulfilled। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और टाइप्स क्या होते हैं नीचे के, जैसे हैबिटाट नीचे, वेयर इट लाइव्स, ठीक है, फूड नीचे, व्हाट इट ईट्स और डिकम्पोजेस एंड व्हाट स्पीसीज इट competes with, रिप्रोडक्टिव नीसेस, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, कब और कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और फिजिकल एंड केमिकल नीचे, जैसे टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप एंड ह्यूमिडिटी एंड अनदर रिक्वायरमेंट, तो ये सब जो है उसके फिजिकल एंड केमिकल नीचे होते हैं, ये टाइप्स होते हैं नीचे के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोम। आप देख सकते हैं कि बायोम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े तो वही बायोम का, जैसे कि यहाँ पर इक्वेटर है, और बायोम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि जैसे अबव इक्वेटर जाएंगे तो वहाँ पर जो है टूवर्ड्स द पोल, तो वहाँ जो है प्रेसिपिटेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो मेनली जो है बायोम डिपेंड करता है किस पर, टाइप जो बायोम्स के होते हैं वो डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं कि ये डेजर्ट है, जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास जाएंगे वार्म डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, ये सवाना ग्रास लैंड है। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। और उसके ऊपर की साइड जाएंगे तो कोल्ड डेजर्ट, प्रेरी, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है, देन बोरियल फॉरेस्ट मिलेगा, देन टुंड्रा और देन पोलर रीजन मिलेंगे। तो ये हमारा बायोम का एक पार्ट है, ठीक है। एक्वाटिक जोन, तो जो हमारा जो है वाटर जो जोन होते हैं वो एक्वाटिक जोन होते हैं। एक्वाटिक सिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, एक्वाटिक इको सिस्टम्स जो होते हैं वो बायोम्स नहीं कहलाते, ये याद रखिएगा। हाउएवर दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स with relatively distinct plant and animal life regions. The major differences between the various aquatic zones are salinity, dissolved nutrients, water temperature and depth of sunlight penetration। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन एक्वाटिक जोन्स के, जो कि सैलिनिटी है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स है, वाटर टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनेट्रेशन। तो ये चीज़ जो है हमारा एक्वाटिक जोन को डिफाइन करते हैं और डिफरेंस बताते हैं। बायोस्फीयर क्या है कि ये हमारा जो है बायोस्फीयर काफ़ी बड़ा, सबसे ज़्यादा होता है जो इकोसिस्टम के पार्ट हो या बायोम का, बायोम बहुत सारे मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरैक्टिव जोन कंपेयरिंग द एटमॉस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो ये जो है कंपोनेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स, एटमॉस्फेयर,
हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, तो तीनों टाइप के होते हैं, वो मिल के बनाते हैं क्या, बायोस्फीयर। ठीक है। इट इज़ ए नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। इफ़ वी विजुअलाइज मीन्स सिंपल सी बात है कि यहाँ से जो है मान लो सरफेस ऑफ द अर्थ है, उसके जो सराउंडिंग होगा मीन्स कि एटमॉस्फेयर होगा, जो कि वाटर सराउंडिंग होगा। ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड जो हमारा लिथोस्फीयर होगा, वो तीनों मिला के क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है। द बायोस्फीयर इज absent at extremes of the north and south poles, the highest mountains and the deepest oceans. Since existing hostile conditions do not support life, occasionally fungi and bacteria do occur at a great height beyond 8,000 meters, but they are not metabolically active and represent only dormant life. The energy required for life within the biosphere comes from the sun. तो इसका मतलब ये आप समझिए कि ये जैसे कि सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो उसके जो वहाँ पर जो है, जो एटमॉस्फेयर जहाँ तक जाता है कि मान लो एटमॉस्फेयर के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्पीयर, स्ट्राटोस्फीयर, ठीक है, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो यहाँ जितना भी हाइट होगा वहाँ पर एटमॉस्फेयर मेजर किया जाएगा, उसके बियॉन्ड जो है वो हम बायोस्फीयर में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। वाटर इकोसिस्टम है, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ में जितना भी वाटर इकोसिस्टम होगा वहाँ हमारा जो है वो हमारा हो जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम या फिर हाइड्रोस्फीयर हो गया। और जो लिथोस्फीयर जैसे कि अपर लेयर ऑफ द अर्थ है वो हमारा हो जाएगा लिथोस्फीयर का पार्ट जो है वो इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम from air, water and soil. The same chemicals are recycled over and over again for life to continue. Living organisms are not uniformly distributed throughout the biosphere. Only a few organisms live in the polar regions, while the tropical rainforests have an exceedingly rich diversity of plants and animals, 50% of global biodiversity. तो देख सकते हैं कि आप जो है कोई जो फ्यू ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं इन पोलर रीजन्स में। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी होता है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल जो हैं 50% से ज़्यादा होते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स? तो आप फंक्शंस जैसे कि एनर्जी फ्लो, जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, बायो जियोकेमिकल साइकिल होते हैं। ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन और इको सिस्टम डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो एनर्जी फ्लो। देन ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। एनर्जी फ्लो क्या है कि एनर्जी इज द प्राइमरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर्स इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो का मतलब ये क्या है कि ओनली एंड ओनली ये केवल और केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इन्वर्टेड डायरेक्शन में नहीं होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ओनली होगी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन क्या है? ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन डील्स विद हाउ द मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल नीड्स। जैसे जैसे उनकी न्यूट्रिशनल नीड होती है वो उसी बेसिस पर वो ट्रॉपिक लेवल में इंटरेक्ट करते हैं या फिर डिवाइड होते हैं। एनर्जी फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल्स। दिस एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर प्रोड्यूसर टू हायर हर्बीवोर कार्निवोर। ठीक है। प्रोड्यूसर टू कार्निवोर तक वो जो है एनर्जी ट्रांसमिट होती है। इट नेवर फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम कार्निवोर्स टू हर्बीवोर्स टू प्रोड्यूसर्स। देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, सो दैट एनर्जी लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अपवर्ड्स। As a result, there are usually 4 or 5 trophic levels and seldom more than 6. As beyond that, every little energy is left to support any organism. Trophic levels are numbered according to the steps an organism is away from the source of food or energy, that is the producer. तो याद रखिएगा वही चीज़ कह रहा, ठीक है, कि जैसे कि ये याद रखिए कि 10% का जो है कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। 10% फिर मान लो कि ये जो प्रोड्यूसर से वहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो 10% मीन्स कि 10,000। ठीक है। उससे प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा, जो हमारा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा जैसे कि कंज्यूमर, वो जो है वो क्या 10% मीन्स 100 किलो कैलोरी। और उसके ऊपर जाएंगे सेकेंडरी टाइप का जो कंज्यूमर होगा वो हमारा 10 यूनिट लेगा। ठीक है। 10 यूनिट तो 10 किलो कैलोरी बचेगी। उसके अलावा जाएंगे तो
1 किलो कैलोरी, उसके अब हो जाएंगे तो 0.1, तो ऐसे 10% लेवल का जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक लेवल्स इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स लाइक फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। तो ये 3 है, तो इन्हें आगे चल के देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा फूड चेन। फूड चेन क्या है कि ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म्स और ट्रॉपिक लेवल्स, दैट इज वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर द अदर, a sequence of organisms that feed on one another form a food chain. A food chain starts with producers and ends with top carnivores, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जो फूड चेन होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल में चलता है, ठीक है। तो ये टॉप कार्निवोर्स पर रुक जाता है, ठीक। जैसे प्रोड्यूसर को एक जो कंज्यूमर है वो खाता है, ठीक है, और उसके जो कार्निवोर है फिर वो खाता है कंज्यूमर को, देन वो उसके जो टॉप कार्निवोर्स है उसे खाएगा, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन में चलता है। फूड चेन के कितने टाइप होते हैं कि 2 मेन टाइप होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और हमारा जो है एक डेट्रिटस फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है कि द कंज्यूमर्स हु स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट एज देयर फूड constitute the grazing food chain. This food chain begins from green plants at a base and the primary consumer is a herbivore. ये बेस में कौन होगा जैसे ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, हर्बिवोर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए द ग्रास इज ईटन अब बाई कैटरपिलर्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विच इज़ ईटन बाई लिजार्ड्स एंड लिजार्ड्स आर कंज्यूम्ड बाय द स्नेक। तो ये एक डायरेक्शन में चलता है, जैसे कि ये यहाँ ग्रासेस हो गए, उसके कैटरपिलर खाता है, उसके बाद जो फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को कौन खाता है, जो हमारा जो हॉक हो गया, ठीक है, वो खाता है। इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय जू प्लांक्टन्स ईटन बाय फिशेस एंड फिशेस आर ईटन बाय जो पेलिकन्स होते हैं, ठीक है, वो खाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन में क्या है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देम टू डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स और एंड टू अदर प्रेडेटर्स। मीन्स कि ये डेट्रिटस फूड चेन क्या है कि पहले जो मीन्स कि प्रोड्यूसर होगा उसे कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, ठीक है, और सारे को कौन डैमेज कर सकता है, ये डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये जो है साइकिल चलती रहती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज 2 फूड चेन्स is the source of energy for the first level consumers. In the grazing food chain, the primary energy source is living plant. Primary energy source जो है living plants होते हैं, ठीक है। While in the detritus food chain, the source of energy is dead organic matter और detritus, जो प्राइमरी जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो लिविंग प्लांट्स हैं, ठीक है। जबकि डेट्रिटस फूड चेन में कौन होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वही होते हैं एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी। द 2 फूड चेन्स आर लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं कि मान लो कि एक जो प्लांट है वो भी डैमेज होता है कभी न कभी, ठीक है, वो डेट्रिटस फूड चेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है कंज्यूमर या फिर कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस सारे जो हैं डेथ हो जाती है, तो उनको जो है अल्टीमेटली क्या करते हैं, डिकम्पोजर जो है उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, जो डेट्रिटस होते हैं, ठीक है। Detritus food chains initial energy source is the waste materials and dead organic matter from the grazing food chain, तो वही चीज़ है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा फूड वेब। फूड वेब क्या होते हैं कि एक साइकिल होती है, ठीक है, साइकिल नहीं होती, बट यहाँ पर जो है एक पार्ट होता है, केवल और केवल एक पार्ट होता है फूड चेन का। एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम एंड इम्प्लाइज अ सिंपल आइसोलेटेड रिलेशनशिप विच सेल्डम अकर्स इन इकोसिस्टम, जो मतलब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं फूड चेन पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक ग्रास हो गए, ग्रास को कौन खाएगा कि वहाँ पर रैबिट भी खाएगा और जो डियर भी खाएगा, ठीक है, और डियर को बहुत सारे जो कार्निवोर्स हैं वो खाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं फूड चेन के। The same food resource is more typically part of more than one chain, especially when that resource is at the lower trophic levels. A food web illustrates all possible transfers of energy and nutrients among the organisms in an ecosystem. तो मीन्स जो है एक दूसरे से के जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो एक दूसरे से पॉसिबल है,
ठीक है, बट वहाँ फूड चेन में पॉसिबल नहीं था, वो एक यूनिडायरेक्शनल में चलता था। यहाँ जो है यूनिडायरेक्शनल नहीं चलेगा, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। वेयर एज द फूड चेन ट्रेसेस ओनली वन पाथवे ऑफ द फूड, इफ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन्स आर रिमूव्ड द चेन सक्सीडिंग लिंक्स विल बी मेनली अफेक्टेड। एक अगर कोई भी यहाँ पर अफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे अफेक्ट होंगे। बट क्या है कि जो फूड चेन में था, जो फूड वेब में है, वो जो है नहीं अफेक्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है सोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा है एक दूसरे के सोर्स। मीन्स कि फूड चेन में अगर मान लो कि ग्रासेस नहीं होंगे, तो वहाँ पर जो है जो कैटरपिलर है वो अफेक्ट होगा, वो डेथ हो सकती है उसकी। बट यहाँ फूड वेब में क्या है, एक अदर जो सोर्स है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो फूड वेब में काफ़ी ज़्यादा जो लाइफ की एसेंशियलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू फूड चेन में। तो फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, इंक्रीजिंग देयर चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो ये सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है फूड वेब में एज कम्पेयर टू फूड चेन। तो जैसे आप देख सकते हैं ये चीज़ ये दी है, यहाँ पर एग्जाम्पल है ग्रासेस में सर्व फूड फॉर रैबिट्स और ग्रास हॉपर्स और गोट्स और काउ। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और बहुत सारे सोर्सेस हैं फूड के, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। ये पिरामिड्स क्या होते हैं, द स्टेप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स एक्सप्रेस्ड इन अ डायग्रामेटिक वे, या डायग्राम को शो करने के जो स्टेज होते हैं उन्हें पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिक वे आर रिफर टू एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ पिरामिड एंड द टॉप कार्निवोर इंक्लूड्स द टिप। अदर कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल्स आर इन बिटवीन द पिरामिड. Pyramid consists of several horizontal bars depicting specific trophic levels arranged sequentially from primary producer level through herbivore, carnivore onwards, ठीक है। The length of each bar represents the total number of individuals at each trophic level in an ecosystem. The number of biomass and energy of organisms gradually decrease with each step from the producer level to the consumer. Means वही है कि यहाँ जैसे कि एनर्जी और बायोमास नंबर या फिर बायोमास में जो भी एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा वो डिक्रीज होगा जब वो इनिशियल टू फाइनल फेज तक जाएंगे। एंड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एज्यूम्स अ पिरामिड शेप। तो ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज होती हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर नंबर से काउंट होते हैं, ठीक है। दिस डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कि नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कितने हैं और कंज्यूमर्स कितने हैं डिफरेंट लेवल पर। इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉफिक लेवल in an ecosystem depending upon the size and biomass. The pyramid of numbers may not always be upright. यहाँ पर ये याद रखिए कि जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं वो हमेशा अपराइट ही नहीं होंगे, वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, एंड मे इवन बी कम्प्लीटली इन्वर्टेड। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये है पिरामिड ऑफ नंबर जैसे अपराइट का। यहाँ पर इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जो इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो डिक्रीज होते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर जैसे कि यहाँ ग्रासेस दे सकते हैं, ये कैटरपिलर, और यहाँ पर जो है ये रैबिट हुए, ठीक है, और यहाँ पर स्नेक रैबिट से भी काफ़ी कम है, और यहाँ पर इंडिविजुअल जो है टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अपवर्ड में होता है पिरामिड ऑफ नंबर, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो लोअर ट्रॉफिक लेवल में काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर सबसे कम होते हैं। वी कैन सी दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज इन अ ग्रास लैंड इकोसिस्टम में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रासेस हैं, ओके। द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज अ प्राइमरी कंज्यूमर herbivore, एग्जाम्पल जैसे ग्रास हॉपर। द इंडिविजुअल नंबर ऑफ द ग्रास हॉपर इज लेस दैन दैट ऑफ ग्रास। द नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज अ प्राइमरी कार्निवोर, एग्जाम्पल रैट। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये मतलब कि यहाँ पर जो है ये ग्रासेस में है, और यहाँ जो है ये है पॉन्ड में, मीन्स एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड नंबर हैं कि इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, वहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रहे हैं कि लोअर लेवल टू हायर लेवल में जो है हायर ट्रॉपिक लेवल में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अकाउंट इन अ फॉरेस्ट वुड हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल अ फ्यू बिग ट्रीज। ठीक है, जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल ट्री है, उसमें बहुत सारे क्या हैं, बर्ड्स भी वहाँ पर होंगे, और बर्ड्स में जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर लाइक बर्ड्स, सेकेंडरी कंज्यूमर लाइक ये कॉकरोच वगैरह जैसे बने हैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा होंगे। एंड द रिजल्टिंग पिरामिड इज इन इन्वर्टेड शेप, ये इन्वर्टेड शेप में होंगी। अ पिरामिड ऑफ नंबर्स डज नॉट कंसिडर द फैक्ट दैट द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बीइंग काउंटेड इन ईच ट्रॉपिक लेवल कैन वेरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड सो द पिरामिड ऑफ नंबर डज नॉट होली डिफाइन द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ बायोमास से हमें ये पता चलता है कि जो जिसका वेटेज है, वेट ज़्यादा होगा, वहाँ उसको डिफाइन करेगा। टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर्स, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूज्ड। ठीक है, टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर्स, यहाँ पर जो है शॉर्ट कमिंग जो है नंबर पिरामिड ऑफ नंबर्स में जो है, उसे हम किससे पिरामिड ऑफ बायोमास से जो है ओवरकम कर सकते हैं। इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल आर वेट इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड, यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, उसका जो है वेट काउंट करेंगे कि कितना वेट का है। ठीक है, दिस गिव्स अस पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली डिटरमिन्ड by collecting all organisms occupying each trophic level separately and measuring their dry weight. This overcomes the size difference problem because all kinds of organisms at a trophic level are weighed. Biomass is measured, ये यूनिट याद रखें, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर अपवर्ड है पिरामिड का बायोमास। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रासेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में हैं। ठीक है, और बट मास जो है वो टॉप कार्निवोरस का काफ़ी ज़्यादा, मीन्स कि यहाँ पर जो है अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास में देखो 1 kg के ये जो है ग्रासेस काफ़ी ज़्यादा बायोमास में है। ठीक है, उसके बाद जो टॉप कार्निवोरस होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, उसका 1 kg से दिखा रहा है। फॉर मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑनलाइन द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज़ अ लार्ज बेस ऑफ पिरामिड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद अ स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल पर्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो अपवर्ड पिरामिड ऑफ बायोमास होगा वहाँ पर ग्रासेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा वेटेज में होंगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ट्रॉपिक लेवल, जैसे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उससे जो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल होगा वो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल से काफ़ी ज़्यादा वेटेज में होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी है। द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स इज़ एट द मैक्सिमम लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वही क्रोनोलॉजी है। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास में इन कंट्रास्ट इन मेनी एक्वाटिक इकोसिस्टम, यहाँ पर एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो है ये याद रखिएगा कि जो है जो अपवर्ड पिरामिड था वहाँ पर जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, यहाँ पर जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम में हो रहा है। द पिरामिड ऑफ बायोमास मे एज्यूम एन इन्वर्टेड फॉर्म, दिस इज़ बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर टाइनी फाइटोप्लांक्टन, यहाँ पर जो है छोटे छोटे फाइटोप्लांक्टन हैं जो कि वो बहुत स्मॉल में होंगे, और जो लार्ज कार्निवोरस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मास में होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में भी होंगे। तो ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। हियर द बायोमास पिरामिड हैज ए स्मॉल बेस विद द कंज्यूमर बायोमास एट एनी स्टैंड एक्चुअली एक्सीडिंग द प्रोड्यूसर बायोमास एंड द पिरामिड एज्यूम्स एंड इन्वर्टेड शेप। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट करने की यहाँ जो नंबर भी काफ़ी कम है, उससे ज़्यादा जो है ये बायोमास नंबर तो उतनी ही है, बट बायोमास यहाँ पर जो है हर्बीवोरस के काफ़ी ज़्यादा होंगे, कार्निवोरस के जो है नंबर तो कम होंगे बस उनके मास जो है बायोमास काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ एक्वाटिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पिरामिड ऑफ एनर्जी में याद रखें कि हमेशा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, यूनि डायरेक्शनल होता है और ये इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो 10% रूल को डिफाइन करता है। 10% जैसे कि जो हमारा प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं वो 100% वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसके बाद जो 100% जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद आने के बाद जैसे कि प्राइमरी
कंज्यूमर हो गया, ठीक है, वो जो है कंज्यूम करते हैं 10% एनर्जी अपने में कंज्यूम करते हैं, नेक्स्ट 10% जो है कंज्यूम करके वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को 1% बायोमास एनर्जी बचती है, उसके बाद 0.1 टॉप कार्निवोरस के लिए होती है। तो यहाँ पर 10% रूल लगता है, ठीक है, एनर्जी का। टू कंपेयर द फंक्शनल रोल्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, एन एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सूटेबल। An energy pyramid represents the amount of energy at each trophic level and loss of energy at each transfer to another trophic level. Hence the pyramid is always upward with large energy base at the bottom. तो यही चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल, पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल, इन पर क्या मीन्स कि यहाँ पर क्या इफेक्ट होता है पॉल्यूटेंट्स का ट्रॉपिक लेवल पर। पॉल्यूटेंट्स स्पेशली non-degradable ones move through the various trophic levels in an ecosystem. Non-degradable pollutants means materials which cannot be metabolized by the living organisms. Means जो नॉन डिग्रेडेबल होंगे वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ जैसे कि आप हम देखें DDT, ठीक है, वो कंज्यूम करते हैं एनिमल, तो वहाँ पर जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, जिससे उन्हें एनर्जी बहुत कम मिलती है, अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो जाती है इस चीज़ से, ठीक है। तो याद रखिएगा। एग्जांपल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है। वी आर कंसर्न अबाउट दीज फेनोमेना बिकॉज टुगेदर दे इनेबल इवन स्मॉल कंसनट्रेशंस ऑफ केमिकल्स इन द इन्वायरमेंट टू फाइंड देयर वे इनटू ऑर्गेनिजम्स इन हाई इनफ डोजेज टू काज प्रॉब्लम्स। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। मूवमेंट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व्स टू मेन प्रोसेस। देखो जो पॉल्यूटेंट्स के दो मेन प्रोसेसेस हैं मूवमेंट के, ठीक है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके मूवमेंट के दो मेन प्रोसेस कौन कौन से हैं, एक बायो एक्यूमुलेशन है और एक बायो मैग्नीफिकेशन है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बायो एक्यूमुलेशन जो है वो रिफ़र करता है टू हाउ पॉल्यूटेंट्स इंटर अ फूड चेन, कि हाउ पॉल्यूटेंट्स इंटर अ फूड चेन में कैसे इंटर करता है बायो जो पॉल्यूटेंट्स हैं। इन बायो एक्यूमुलेशन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फूड चेन के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में, फूड चेन में जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें जो इंटर करता है, ठीक है, उस कंसनट्रेट होता है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसमें जो है उसका जो पॉल्यूटेंट है उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। बायो मैग्नीफिकेशन क्या है? बायो मैग्नीफिकेशन रिफर्स टू पॉल्यूटेंट्स टेंडेंसी टू कंसनट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। देखो यहाँ सिंपल सी बात है समझने की कि यहाँ पर जो है ये बायो मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे मान लो कि फाइटोप्लैंक्टन्स है, उन्हें कंज्यूम किया ट्रॉपिक लेवल में। ट्रॉपिक लेवल में कैसे? नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जैसे मान लो जू प्लांक्टन, उसे कंज्यूम किया, ठीक है, तो उसमें जो है एक्यूमुलेट हो गया, उसके बाद जो है उसे खा लिया, और उसके बाद जो है जो कार्निवोरस हो गया उसे खा के वहाँ पर जो है कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, उसमें जो है पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद जो टॉप कार्निवोरस होगा उसे जो है कार्निवोरस को वो कंज्यूम करेगा, तो उसमें जो है पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये याद रखिएगा। बायो एक्यूमुलेशन में क्या है कि इंडिविजुअल वो जैसे कि इंडिविजुअल जैसे फिश है, ठीक है, फिश है एक मीन्स वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में नहीं, उसी जो एक ही ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होती है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं तो उसी में कंज्यूम कर करके एक ही ट्रॉपिक लेवल में वो जो है पॉल्यूटेंट्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो उस ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है। और यहाँ जो बायोमैग्नीफिकेशन अगर कैसे होता है तो पॉल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड। यहाँ पर जो है पॉल्यूटेंट्स लॉन्ग लिव्ड होना ज़रूरी है, मोबाइल होना भी, और सोलूबल इन फैट बायोलॉजिकली एक्टिव भी होना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर पॉल्यूटेंट जो है लॉन्ग लिव्ड या मोबाइल या सोलूबल फैट में नहीं होगा तो वो जो है काफ़ी दिनों तक वो मीन्स कि अगले नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इंटर नहीं कर सकता, ठीक है। Pollutants that dissolve in fats, however, may be retained for a long time. It is traditional to measure the number of contaminants in many tissues of organisms such as fish. In mammals, we often test the milk produced by females since the milk has a lot of fat in it and is often more susceptible to damage from toxins or poisons, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जितना भी पोल्यूटेंट जो है कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा हार्मफुल उसे
उस ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, जैसे डीडीटी है, डीडीटी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। If a pollutant is not active biologically, it may biomagnify, but we really don't worry about it much since it probably won't cause any problems। तो यहाँ पर जो है डीडीटी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे रिमूव करने की ट्राई कर रहे हैं, बट इतने ज़्यादा ये जो है हार्मफुल नहीं है, इसलिए जो है कम्प्लीटली डीडीटी जो है बैन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बायोटिक इंटरेक्शन, अब बायोटिक इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि क्या है बायोटिक इंटरेक्शन और इससे क्या हार्मफुल होता है, क्या बेनिफिट, किसे क्या बेनिफिट होता है, वो चीज़ यहाँ देखेंगे। जैसे म्यूचुअलिज्म, यहाँ पर जो है एक स्पीसीज़, दो स्पीसीज़ है, दोनों स्पीसीज़ क्या होते हैं, प्लस का मतलब बेनिफिट और माइनस का मतलब हार्म। तो यहाँ दोनों जो है म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट होते हैं दोनों को। कमेंसलिज्म एक बेनिफिट होता है, एक जो है नॉन अफेक्ट होता है। अमेंसलिज्म, यहाँ पर देखिए अमेंसलिज्म कमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, अमेंसलिज्म एक निगेटिव एक न्यूट्रल। कंपटीशन में दोनों न्यूट्रल। प्रेडेशन एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मीन्स एक बेनिफिट और एक हार्म। पैरासिटिज्म में एक बेनिफिट, मीन्स कि पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक में हार्म होता है और एक को पॉजिटिव होता है, एक को बेनिफिट होता है, एक हार्म होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहीं पर जैसे कि एग्जांपल दिए हैं कि इंट्रैक्शन, टाइप ऑफ बायोटिक इंट्रैक्शन, म्यूचुअलिज्म, बोथ स्पीसीज बेनिफिट्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि पोलन नेक्टर एंड प्लांट हैज इट्स पोलन ट्रांसफर टू अदर फ्लावर्स टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन। कमेंसलिज्म में जो है एक पॉजिटिव होता है और एक अनअफेक्टेड होता है, बेनिफिट होता है, एक अनअफेक्टेड होता है। एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, काउ डंग होता है प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू डंग बीटल्स, द बीटल्स डू नॉट अफेक्ट द काउज। ठीक है, और कंपटीशन में दोनों हार्म्ड होते हैं। एग्जांपल जैसे कि टू स्पीसीज एक सेम फूड खाते हैं और नॉट इनफ, जैसे कि फूड जो है इनफ नहीं है दोनों के लिए, तो दोनों जो है क्या होंगे, भूखे ही वो रहेंगे और एक दूसरे को कमज़ोर कर देंगे। मीन्स उनके लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो आपस में जो है वो दोनों ही कमज़ोर हो जाएंगे। प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म, एक हार्म होगा एक न्यूट्रल होगा। वन स्पीसीज बेनिफिट, एक मीन्स की बेनिफिट्स होगा और एक जो है हार्म्ड होगा, दोनों प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्जांपल प्रेडेशन का जैसे वन फिश किल्स एंड ईट्स पैरासिटिज्म, वन फिश किल्स एंड ईट्स, एक फिश जो है किल करती है बहुत सारी जो फिशेस को, ठीक है, और खा लेती है। पैरासिटिज्म में क्या है, टिक गेन्स बेनिफिट बाय सकिंग ब्लड। ठीक है, द हॉस्ट इज हार्म्ड बाय लूजिंग ब्लड। अमेंसलिज्म में वन स्पीसीज हार्म्ड होती है और एक अनअफेक्टेड होता है, अमेंसलिज्म। ठीक है, एग्जांपल लार्ज ट्री शेड्स स्मॉल प्लांट, जैसे सैप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, और जो होते हैं लॉन्ग ट्री होते हैं, सैप्रोफाइट्स नहीं, बट यहाँ जो है लार्ज ट्री शेड्स स्मॉल प्लांट रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल प्लांट, द स्मॉल प्लांट डज नॉट अफेक्ट द लार्ज ट्री। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, न्यूट्रलिज्म में क्या है कि देयर इज़ नो बेनिफिट और हार्म टू ईच अदर, यहाँ पर जो है किसी को ना हार्म होता है और ना ही किसी को बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि ना तो किसी को बेनिफिट होता है और ना ही किसी को हार्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में यहाँ पर जो है दो टाइप के होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। जैसे लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी फ्लो एंड सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट अकर थ्रू द इकोसिस्टम, बोथ इन्फ्लुएंस द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, the metabolic rate at which they live and the ecosystem's complexity. Energy flows through ecosystems, enabling the organisms to perform various kinds of work, and this energy is ultimately lost as heat forever in terms of the system's usefulness. On the other hand, nutrients of food matter never get used. We can recycle them again and again indefinitely. Example, when we breathe, we may be inhaling several millions atoms of elements that may have been inhaled by our
एंसेस्टर्स और अदर ऑर्गेनिजम्स। तो वही चीज़ है सिंपल सी, कौन कौन से बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं, इनसे क्या मतलब इफ़ेक्ट होता है, या कौन जियोकेमिकल है, और जो कौन बायो है, कौन मीन्स की गैसियस साइकिल्स है, वही चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके लिए। यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइकिल है। न्यूट्रिएंट साइकिल इज अ कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स कि ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो फिजिकल इन्वायरमेंट है, और वो कैसे वो जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है पेनिट्रेट होते हैं। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली रिसाइकल्ड बैक टू द फिजिकल। और वो सब्सिक्वेंट जब प्लांट या फिर एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो वो जो है वो रिसाइकल करते हैं। कैसे? जो प्लांट है, जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस जो है एक एनिमल के अंदर होता है। ठीक है, जब वो उसकी डेथ हो जाती है तब वो डिकम्पोज होके वो फिर से फास्फोरस जो है फिजिकल इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के। बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड, न्यूट्रिएंट साइकिल इज रिफर टू एज द परफेक्ट और इम्परफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है यहाँ पर। जैसे गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल ये हम देखते हैं नेक्स्ट। उसमें गैसियस साइकिल होता है जैसे कि वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिक। ठीक है, यहाँ पर वाटर साइकिल देख सकते हैं कि जैसे कि एक प्रेसिपिटेट हुआ, उसके बाद जो है प्लांट से कहाँ पर गया, प्लांट से हम रिवर में जाता है, रिवर से क्या है कि ओशियन में, ओशियन से जो है इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर फिर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है, फिर से प्रेसिपिटेशन। तो यही चीज़ जो है सॉरी, और फिर ये जो है कौन कौन कंज्यूम करता है वाटर को, प्लांट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो उससे ट्रांसपिरेशन होता है। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन दोनों जो है वो को रिलेटेड टू ईच अदर होता है। जो परकोलेशन भी होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल में चला जाता है पानी, और उसके बाद जो है जब अबव होता है तब वो फिर से इवेपोरेट होता है। तो ये होता है वाटर साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिक आप ये चीज़ जानते होंगे। ठीक है, कार्बन साइकिल ये भी एक गैसियस साइकिल होता है। कार्बन साइकिल में क्या है, कार्बन साइकिल से जैसे कि carbon is a minor constituent of the atmosphere as compared to the oxygen and nitrogen. However, without carbon dioxide, life could not exist because it is vital for the production of carbohydrates through photosynthesis by plant. जैसे कहते हैं ना कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन जो हार्मफुल भी है अगर लेवल से ज़्यादा हो गया, और कार्बन जो है इसेंशियल फॉर लाइफ भी है। अगर कार्बन ना हो तो यहाँ लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इट इज़ द एलिमेंट दैट एंकर्स ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम कोल एंड ऑयल टू डीएनए। ठीक है, कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन तो हर जगह, हमारे डीएनए में भी कार्बन प्रेजेंस है। ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो कार्बन से मिलकर, कार्बन से ही बना होता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ carbon between the atmosphere and organisms. Carbon from the atmosphere moves to green plants by the process of photosynthesis and then to animals by process of respiration and decomposition of dead organic matters. It returns to the atmosphere. It is usually a short term cycle. ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड में ये साइकिलिंग करता है। सम कार्बन आल्सो इंटर्स अ लॉन्ग टर्म साइकिल, लॉन्ग टर्म साइकिल भी इन्वॉल्व होता है। It accumulates as undecomposed organic matter in the peaty layers of marshy soil or as insoluble carbonates in bottom sediments of aquatic systems, which take a long time to be released. Such carbon can remain buried in deep oceans for millions of years till geological movements may lift these rocks above sea level. These rocks may be exposed to erosion, releasing their carbon dioxide, carbonates and bicarbonates into streams and rivers. जैसे कि यहाँ पर जो है मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर तक जो है कार्बन, जैसे कि यहाँ पर डैमेज प्लांट हैं वो जो अर्थ सरफेस के नीचे हैं वो क्या हो गए, दब गए। ठीक है, और वो जो है मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर तक वो क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए किसमें, पेट्रोलियम और जो कोल है उसमें कन्वर्ट हो गए। और जब उन्हें एक्सपोज किया गया, जब डिगिंग की गई वहाँ पर जो है एक्सकावेट किया गया, तब
तब वो कार्बन बाहर निकल रहा है। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि जो हमारा आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक रीजन है, वहाँ पर जो है कार्बन काफ़ी ज़्यादा है। अगर जो हमारी बर्फ़ मेल्ट होती है तो वहाँ पर जो कार्बन की जो मात्रा होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए जो है आर्कटिक ओशियन का पिघलना, जो मेल्टिंग होना बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को कंटेन करने के लिए ट्राई कर रही हैं। ठीक है, कि जो 1.5 डिग्री से जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, 1.5 डिग्री से टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। सच कार्बन कैन रिमेन बरीड इन डीप ओशन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल्स, oil and natural gas etc. are organic compounds buried before they could be decomposed and subsequently transformed by time and geological process into fossil fuels. When they are burned, the carbon stored in them is released back into the atmosphere as carbon dioxide. तो सिंपल सी बात है, ये कार्बन जो है जैसे कि अर्थ सरफेस के बाहर आया या फिर कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में वो बर्न किया गया, उससे जो है कार्बन रिलीज होता है और फिर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही साइकिल यहाँ पर दिखाई जा रही है। ठीक है, तो कि ये जो है ट्री जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो कार्बन जो होता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, या फिर ऑटो या फिर फैक्ट्री में एमिशंस भी होता है, ऑटोमोबाइल्स जो है वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ से कार्बन प्रोड्यूस होता है जब वहाँ पेट्रोलियम को बर्न करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कार्बन प्रोड्यूस होता है, वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो यही चीज़ ये कह रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज़। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि टिश्यूज़ हैं वो सारे नाइट्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं। हमारा डीएनए भी नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 16% बाई वेट ऑफ ऑल प्रोटीन्स। There is an inexhaustible nitrogen supply in the atmosphere, but the elemental form cannot be used directly by most living organisms. Nitrogen needs to be fixed, converted to ammonia, nitrites or nitrates before plants can take it up. Nitrogen fixation on Earth is accomplished in 3 different ways. यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है यहाँ पर अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की जो प्रोसेस हैं ये यूपीएस पास्ट में पूछ चुका है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। by microorganisms, bacteria and blue-green algae, by man using industrial process, fertilizer factories, and to a limited extent by atmosphere phenomena such as thunder and lightning. ठीक है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कुछ बातें लिखी है, नहीं पॉज करके आप वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। आप देख सकते हैं जैसे नाइट्राइट्स, ये अमोनिया है। ठीक है, इससे जो सेकेंडरी टर्म है वो हमारा नाइट्राइट्स बनता है, उससे जो है नाइट्रेट्स बनता है। तो ये चीज़ याद रखें, पहले अमोनिया बनता है, देन नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स बनता है। ठीक है, तो ये जो है क्रोनोलॉजी ये पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सेडिमेंट्री साइकिल जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सर्कुलेट यूटिलाइजिंग द सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सेडिमेंट्री कौन कौन से हैं, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सेडिमेंट्री साइकिल है। सेडिमेंट्री मीन्स कि क्या होता है कि ये जो है सॉइल में, ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मली डज नॉट साइकिल थ्रू द एटमॉस्फेयर बट फॉलोज अ बेसिक पैटर्न ऑफ फ्लो थ्रू इरोजन, सेडिमेंटेशन, माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्सक्रेटा ऑफ मरीन बर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ यही कह रहा कि यहाँ पर जो है गैसियस फॉर्म में चेंज होके वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाता। ठीक है, ये किसी फिजिकल इन्वायरमेंट में ही रह के वहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है, जैसे यहाँ पर फास्फोरस साइकिल देख सकते हैं कि ये है हमारा है फास्फोरस साइकिल, कहाँ से ये रिलीज होता है। फास्फोरस plays a central role in aquatic ecosystems and water quality, unlike carbon and nitrogen which come primarily from the atmosphere. ये कार्बन और नाइट्रोजन कहाँ से फॉर्म होता है, एटमॉस्फेयर से। फास्फोरस occurs in large amounts as a mineral in phosphate rocks and enters the cycle from erosion and mining activities. erosion और mining activities से ये जो है
इस साइकिल से प्राप्त होता है, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक्स। The main storage for phosphorus is in the earth's crust. On land, phosphorus is usually found in the form of phosphates. By weathering and erosion, phosphates enter rivers and streams that transport them to the ocean. In the ocean, once the phosphorus accumulates on continental shelves in the form of insoluble deposits. After millions of years, the crustal plates rise from the sea floor and expose the phosphates on land. After more time, weathering will release them from rocks and the cycle geochemical phase begins again. ठीक है, तो वही चीज़ है, फास्फोरस कब होता है, जैसे कि रॉक में बहुत दिनों तक वो कंज्यूम है, ठीक है, वो स्टेबल है, वहाँ से जब भी कोई मीन्स की रेन फॉल हुई, ठीक है, वहाँ जो या फिर जो टोपोग्राफिकल जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है वहाँ पर जो है वो रॉक जो है क्या हुई, डिकम्पोज हुई और वहाँ से जो है फ्लो हुआ, ठीक है, किसी भी टाइप से, या फिर अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड हुई, किसी भी फॉर्म में, वहाँ जो फास्फोरस कंज्यूम होगा वहाँ पर क्या है कि रिलीज़ हो जाएगा और उसी के थ्रू हमारा वाटर में जो है, वाटर के थ्रू वो क्या आएगा प्लेन एरिया में और वो सीधा चला जाएगा हमारा ओशियन सरफेस में, ठीक है। तो वो डिफरेंट लेवल में वो जो है मीन्स कि फैल जाता है, ठीक है, एक तरीके से। तो ये हमारा हो गया फास्फोरस साइकिल। सल्फ़र साइकिल क्या है, सल्फ़र साइकिल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं इसे। सल्फ़र रिजर्वायर्स इज इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स वेयर इट लॉक्ड इन ऑर्गेनिक कोल, ऑयल एंड पीट एंड इनऑर्गेनिक डिपोजिट। देखो ऑर्गेनिक में भी होता है और इनऑर्गेनिक डिपोजिट में भी होता है। पायराइट रॉक एंड सल्फ़र रॉक in the form of sulfates, sulfides and organic sulfur. It is released by weathering rocks, erosional runoff and decomposition of organic matter and is carried to terrestrial and aquatic ecosystems in a salt solution. Sulfur cycle is mostly sedimentary except two of its compounds, hydrogen sulfide and sulfur dioxide। वही चीज़ है कि जैसे कि सल्फ़र यहाँ से जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है। वहाँ से जो है ये जो सल्फ़र साइकिल का वो होता है, पहले से हाइड्रोजन सल्फाइड से बनता है, उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर किसी जो सन से जो हमारा इंटरेक्शन होता है और रिएक्शन करता है, ठीक है, तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के रूप में जो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ है सल्फ़र साइकिल। सल्फ़र बाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरीड बैक टू द सॉइल टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड सीज थ्रू excretion and decomposition of dead organic material. The biogeochemical cycles discussed here are only a few of the many cycles present in the ecosystem. These cycles usually do not operate independently but interact with each other at some point of the other, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, यहाँ पर जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है कि दो टाइप के इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। हमारा जो सक्सेशन क्या होता है कि सक्सेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है डायरेक्शन चेंज की इन वेजिटेशन में ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। सक्सेशन अकर्स व्हेन कम्युनिटीज रिप्लेस वन अनदर ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ईदर नेचुरल और ह्यूमन मेड। द प्रोसेस continues, one community replace another community until a stable mature community develops. Succession is a progressive series of changes which leads to the establishment of a relative stable climax community. The first plant to colonize an area is called the pioneer community, ठीक है। तो याद रखिएगा pioneer community कौन है कि the first plant to colonize an area is called the pioneer community. The final stage of succession is called द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो प्राइमरी जो है वो कौन है, पायनियर कम्युनिटी, फर्स्ट प्लांट जो है, और जो क्लाइमेक्स जब फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। सक्सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, द शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वायर्स, इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स with increased niche development and a gradual increase in the complexity of food web। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सक्सेशन है कि जैसे एक्सपोज रॉक देन लीचेन एंड मॉसेस यहाँ पर जो डेवलप हुई, उसके बाद जो है एनुअल वीड्स और पेरेनियल वीड्स एंड ग्रासेस हुई, उसके बाद श्रब्स हुई। तो यहाँ पर जो है
क्या ट्रॉफिक लेवल जो है, जो प्लांट्स का ट्रॉफिक लेवल है वो काफ़ी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि यहाँ पर जो है बेयर रॉक, यहाँ बेयर रॉक होगी, जो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि एक बार रीड कर लेते हैं। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ टेरेस्ट्रियल साइट द न्यू साइट इज फर्स्ट colonized बाय अ फ्यू हार्डी pioneer species often microbes, lichens and mosses. The pioneers over a few generations alter the habitat conditions by their growth and development. These new conditions may be conducive to establishing additional organisms that may subsequently arrive at the site. The pioneers, through their death, any decay, leave patches of organic matter in which small animals can live. The organic matter produced by these pioneer species produce organic acids during decomposition. There, the substratum organic debris accumulates in pockets and crevices, providing soil in which seeds can become lodged and grow. As the community of organisms continues to develop, it becomes more diverse and competition increases, but at the same time, new niche opportunities develop. The pioneer species disappear as the habitat conditions change and invasion of new species progresses, leading to the replacement of the preceding community. यहाँ पर ये चीज़ है कि बेयर रॉक, जैसे कि एक मान लो कि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, तो वो बेयर रॉक होगी, वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो वो एक जो है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, कोई भी वहाँ पर ऑर्गेनिक मिनरल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो वो बेयर रॉक होगी। धीरे धीरे करके वहाँ पर क्या होंगे, लाइकेंस वहाँ पर कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और लाइकेंस के बाद जो है स्मॉल जो एनुअल प्लांट्स हैं वो और लाइकेंस हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सालों बाद ग्रासेस एंड पेरेनियल ग्रास जो हैं वो पेरेनियल ग्रास में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो ट्री में कन्वर्ट होता जाएगा, और एक जो है कम्युनिटी होगी जो टॉलरेंट स्पीसीज ट्रीज होंगे, जैसे सच एज ओक और हिकरी। इसका मतलब यही है कि पहले बेयर रॉक, ये जो प्राइमरी सक्सेशन होता है बेयर रॉक होगा, वहाँ पर लाइकेंस वगैरह फिर डेवलप होंगे, फिर धीरे धीरे श्रब्स बुशेस होंगे, फिर ग्रास होंगे, ग्रास होंगे, फिर बुशेस श्रब्स होंगे, देन ट्री होंगे, पहले इनटॉलरेंट ट्री होंगे और देन टॉलरेंट ट्री होंगे। उसके बाद जो है वहाँ पर जो सक्सेशन होगा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बट मैं सिंपल वे में समझा दूँ कि यहाँ पर जो है एक ऑलरेडी कोई डैमेज जो सॉइल है, डैमेज सॉइल में ही वहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन होता है। मान लीजिए कि एक जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कभी भी वो वहाँ पर बर्न हुआ था, ठीक है, फॉरेस्ट जो है जल गया था, और वहाँ जो है एक पायनियर कम्युनिटी होगी, ठीक है, पायनियर स्पीसीज होगी, वहाँ पर फिर से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर एक नई सॉइल नहीं, वहाँ पर पहले सॉइल थी, वहाँ फॉरेस्ट था, वो फॉरेस्ट जो बर्न हुआ उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पर जो है जो पायनियर स्पीसीज है वो कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ सालों बाद। और उसके बाद जो है ग्रासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, इंटरमीडिएट स्पीसीज जैसे कि प्लांट्स, श्रब्स, बुशेस, ऐसे ऐसे प्लांट हो जाएंगे। देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी या अल्टीमेटली यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, वे लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ ब्रिंग अबाउट सक्सेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन। यहाँ पर लिविंग इनहेबिटेंट्स जो है, जो कम्युनिटी होगी, इटसेल्फ ब्रिंग अबाउट सक्सेशन, वही जो है सक्सेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोजेनिक। जो ऑटो मीन्स इटसेल्फ, जो स्वयं ही वहाँ पर सक्सेशन क्रिएट करते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। वाइल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय आउटसाइड, जो आउटसाइड फोर्सेस वहाँ पर जो है चेंज लाते हैं, तो उसे बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होते हैं कि सक्सेशन इन विच द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल, जो ऑटो मीन्स इटसेल्फ मीन्स यहाँ पर प्लांट ही ग्रो करेंगे, ठीक है, सक्सेशन को, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। द वंस इन विच द हेटेरोट्रॉप्स मीन्स जैसे हर्बीवोर्स या फिर कार्निवोर्स, ठीक है, आर ग्रेटर इन क्वांटिटी इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। Succession would occur faster in area existing in the middle of the large continent. This is because
Here all propagules or seeds of plants belonging to the different seers. Seers means stage by stage, ये होता है, याद रखिएगा. Would reach much faster, establish and ultimately result in the climax community. तो ये चीज़ याद रखिएगा. देखो अब हम इसी टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन है कुछ डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, इससे हमें जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमने कितना ज़्यादा रिवाइज किया, कितना ज़्यादा हम अंडरस्टैंड किए इस लेक्चर को. ठीक है, एंजॉय किए. तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. तो क्या ये सही है? देखते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ द परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एट टू डिफरेंट प्लेसेस. यहाँ पर देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन, देखिए ध्यान देने की ज़रूरत है. यहाँ पॉपुलेशन जो है ये फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, बट सेकेंड में देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ द परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एट टू डिफरेंट लेवल, टू डिफरेंट प्लेसेस. जो कि यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए टू डिफरेंट प्लेसेस नहीं, सेम प्लेसेस हैं, बट यहाँ इकोसिस्टम के लिए टू डिफरेंट प्लेसेस मस्ट था. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा. द मेन फैक्टर्स दैट मेक द पॉपुलेशन डिक्रीज और डेथ एंड इमिग्रेशन. तो ये जो है डेथ एंड इमिग्रेशन से क्या होता है, यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है. तो ये करेक्ट हो जाएगा. 1 and 3 इज करेक्ट. तो ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. चरक संहिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटाट. एबायोटिक कंपोनेंट प्लांट्स. क्या प्लांट एक एबायोटिक कंपोनेंट है? दिस इज रॉन्ग. ओके. मेजर कम्युनिटी, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, लार्ज साइज, करेक्ट. माइनर कम्युनिटी, डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़. तो ये करेक्ट है, जो नेबरिंग कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड होता है. तो यहाँ पर कितने आंसर, यहाँ पर पेयर्स हो जाएंगे 3 पेयर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोम इज कैरेक्टराइज बाय बीइंग द मोस्ट प्रोडक्टिव. अभी हम पढ़े थे ना पिछले में कि मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरिया ऑन द अर्थ विद ट्रीज लाइक बीच, ओक, मैपल एंड चेरी इन इट्स फ्लोरा. तो कौन सा है? टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट. यहीं पर जो है ये ट्रीज होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी. अ कम्युनिटी मे हैव 1 और सेवरल स्पीसीज. करेक्ट है. हाँ. द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी. तो करेक्ट, तो यहाँ दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding one of the major geochemical cycles, the water cycle. Precipitation that falls near the equator is most likely to fall as rain into the ocean. तो करेक्ट है. यहाँ पर ओशियन सो जुड़ा होता है. ठीक है, यहाँ पर जैसे इक्वेटर है, यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इक्वेटर है, अर्थ के इक्वेटर के पास ओशियन की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा. वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस. Water vapor is a greenhouse gas that helps to regulate the temperature of the Earth's atmosphere. Correct. Globally, precipitation for exceeds evaporation. तो क्या precipitation far exceeds होता है evaporation में? तो ये भी क्या है, करेक्ट है. ठीक है, क्या ग्लोबली precipitation far exceeds evaporation. तो यहाँ पर जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट फर्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्स अबाउट 7%. यहाँ पिछले पढ़े थे ऑफ द अर्थ सरफेस एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. तो अभी पीछे पढ़े थे, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव मल्टीपल स्टोरीज ऑफ ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज. तो ये होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. करेक्ट. विद मोस्ट एनिमल्स एंड एपिफाइटिक प्लांट्स कंसनट्रेटेड इन द कैनोपी आर ट्री टॉप जोन्स. तो करेक्ट है. हाँ करेक्ट है. तो यहाँ पर जो है ये और इसे एक्सप्लेन कर रहा है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. हर्बीवरस प्राइमरी कंज्यूमर्स. करेक्ट है. हाँ. वुल्फ्स क्या सेकेंडरी कंज्यूमर्स है? हाँ. अलगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है. क्या है? यस. अर्थवॉर्म माइक्रो कंज्यूमर्स है? माइक्रो कंज्यूमर्स नो, इट इज़ माइक्रो कंज्यूमर्स. तो यहाँ पर 3 ओनली पेयर्स करेक्ट होंगे, बाकी वो माइक्रो नहीं माइक्रो है. ठीक है, तो याद रखिएगा. स्टेटमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
The classical text of the Vedic period contained references to ecological concepts such as the classification of animals based on habitat and habit. तो ये क्या है, यहाँ पर दरअसल चरक संहिता जो था वो अभी पढ़े थे पीछे. स्टेटमेंट सेकेंड, द इंडियन ट्रीटाइज ऑन मेडिसिन द चरक संहिता emphasizes the importance of air, land, water and seasons for life, warning against the dangers of polluted air and water. तो क्या ये करेक्ट है? तो ये जो है अभी पढ़ के यहाँ पीछे, तो यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को. ये भी चरक संहिता में बोला और चरक संहिता में ये भी डिफाइन करता है, तो दोनों ये एक एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले स्टेटमेंट को. ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द रेंज एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यहाँ एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द रेंज एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो कौन सा है? एनर्जी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर. तो तीनों एसेंशियल रहते हैं. यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट. यहाँ पर अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल. तो क्या ये करेक्ट है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल. यहाँ पर क्या अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स में द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल. क्या करेक्ट है? हाँ करेक्ट है. गैसेस ऑक्यूपाई द लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल बिकॉज ऑफ देयर बायोमास. ग्रासेस ऑक्यूपाई द लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल बिकॉज ऑफ देयर बायोमास. तो ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पर जो है दोनों करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Abiotic components of an ecosystem consist of inorganic and non-living parts like soil, water, air and light energy impacting the environment through various physical processes. Correct है? Yes. The biotic components of an ecosystem include living organisms such as plants. Biotic components of an ecosystem include living organisms such as plants, animals and microbes classified based on their functional एट्रीब्यूट्स इनटू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. करेक्ट है. तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास. इंडिविजुअल्स इन हिज ट्रॉपिक लेवल आर वेड इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड. तो ये पहले पढ़ चुके थे. ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा. द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स इज एट द बॉटम. प्रोड्यूसर्स यस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टॉप कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम. क्या एनर्जी साइकिल है? नो. एनर्जी ट्रांसफर है? नो. एनर्जी मूवमेंट है? नो. एनर्जी फ्लो इज करेक्ट आंसर. यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. In a grazing food chain, the consumers that initiate the food chain by feeding on plants form the base with subsequent trophic levels following. क्या करेक्ट है? Yes. Detritus food chains start with decaying. Detritus food chains start with decaying organic matter, progressing through microorganisms, detrivorous and then other predators. Detritus food chains start with decaying organisms. Yes, करेक्ट है. तो यहाँ पर जो है ये जो फर्स्ट है, जो सेकेंड है उससे फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एक्सप्लेन करता है. यस करेक्ट. तो यहाँ पर जो है बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम विच टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन्वॉल्व्स बोथ स्पीसीज बीइंग हार्म्ड बाय द इंटरैक्शन. कौन सा हो जाएगा? बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व बोथ स्पीसीज बीइंग हार्म्ड. यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन में ही दोनों हार्म्ड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स द पिरामिड ऑफ बायोमास टिपिकली हैज़ अ लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल्स ऑन टॉप. करेक्ट. यस. इन मेनी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स द पिरामिड ऑफ बायोमास टेंड्स टू बी इन्वर्टेड. क्या यह करेक्ट है? मेनी एक्वाटिक इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास टेंड्स टू बी inverted. Correct. An energy pyramid can be inverted under certain conditions
सिमिलर टू द पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या ये करेक्ट है? इन्वर्टेड हो सकता है एनर्जी? नहीं, तो ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, pyramid, consider the following statement. Statement 1, pyramid of biomass in most ecosystems on land typically has a large base of primary producers with a smaller trophic level perched on the top. Correct. Statement 2, inverted pyramid of biomass is often observed in many aquatic ecosystem. Correct है? Yes, correct. दोनों ये एक्सप्लेन करता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, गैसियस साइकिल, कार्बन साइकिल। करेक्ट है? यस। सेडिमेंट्री साइकिल, नाइट्रोजन, तो क्या है सेडिमेंट्री है? नहीं, सेडिमेंट्री नहीं है, ये भी है गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल वाटर वेपर, क्या है? यस। सेडिमेंट्री साइकिल फास्फोरस, यस। तो यहाँ पर जो सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों करेक्ट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. Statement 1, the carbon cycle involves a continuous exchange of carbon between the atmosphere and organisms. Carbon from the atmosphere moves to green plants by the process of photosynthesis and then to the animals. Correct. The nitrogen cycle describes how nitrogen is fixed by various means including microorganisms, industrial process and atmospheric phenomena, and how it is circulated थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। तो करेक्ट है, ये एक्सप्लेन भी करता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फास्फोरस साइकिल, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, क्या है? यस। सल्फर साइकिल, रिलीज फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, क्या है? यस। प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन अ वेल डेवलप्ड सॉइल, प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन अ वेल डेवलप्ड सॉइल, क्या करेक्ट है? सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स ऑन न्यूली फॉर्म्ड, ये जो है ये थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है प्राइमरी सक्सेशन जो होता है अकर्स ऑन वेल डेवलप्ड सॉइल, नो, अकर्स ऑन प्राइमरी जो बेयर रॉक होता है, और सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो जो है वेल डेवलप्ड सॉइल, ये अल्टरनेट है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट विल बी, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो यहीं पर लेक्चर एंड होता है। ठीक है, तो यही एंड करते लेक्चर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट हमें ख़त्म करनी है। ठीक है, तो लेक्चर करते हैं यहीं पर एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।